एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो वही पढ़ना चाहिए जो कम समय में अधिक मार्क्स दिलाए, ठीक है। और ऐसा ही कंटेंट हमारी इस क्लास के अंदर प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो इस क्लास को स्किप मत करना। और ये एग्जाम के एक दिन पहले देखने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इसके अंदर कवर होंगे इस प्रकार से, है ना। जो टू द पॉइंट आपको सीधा याद करना है डायरेक्ट, और इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ से फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट बिजली आंदोलन से, क्योंकि यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, याद कर लो क्या पूछा था, बिजोलिया आंदोलन, है ना। जब फास्ट करेंगे फटाक से, ताकि जिससे आपका समय ज़्यादा खराब नहीं हो, और आप अच्छे से रिवीजन कर लेना इस पीडीएफ का। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, है ना। वैसे सारा ही स्लाइड है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ कुछ पॉइंट्स है उनको याद ही करना है। देखो, बिजली आंदोलन है वो 3 चरण में, ठीक है। कितने में? 3 चरण में। जो 3 चरण कब होते हैं? पहला चरण होता है 1897 से 1915। कब से? 1897 से 1915। दूसरा होता है 1916 से 1923, 1916 से 1923। और तीसरा चरण हुआ था 1923 से 1941, ठीक है। अब जो दूसरा चरण था उसका कारण क्या था? उसका कारण था चमरीकर। दूसरा चरण चला था इस आंदोलन का, उसका कारण क्या था? चमरीकर। अब देखो, जो पहला चरण था उसकी शुरुआत किसने करी थी? साधु सीताराम दास ने। पहला चरण था उसकी शुरुआत किसने करी थी? साधु सीताराम दास ने। लेकिन जो इसका दूसरा चरण था उसके अंदर विजय सिंह पथिक को दे दिया था इन्होंने ये दायित्व, ठीक है। दूसरे चरण का अंदर किसने संभाला इसको? विजय सिंह पथिक ने। तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, बिजोलिया जो ठिकाना है उससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। बिजोलिया जो ठिकाना है ना, उसका संस्थापक कौन था? अशोक परमार, ठीक है। और अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना कहाँ से मिला? ये राणा सांगा ने ऊपर माली की जागीर इनको दे दी थी, ठीक है। इनको ऊपर माली की जागीर किसको दी थी? अशोक परमार को। और अशोक परमार ने बिजोलिया ठिकाना स्थापित किया। तो यहाँ से आपको क्या, बिजोलिया ठिकाना का संस्थापक अशोक परमार है, ठीक है। और जागीर किसने दी थी? सांगा ने। उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखो भाई, जो 1897 में जो आंदोलन हुआ था ना, आंदोलन 1897 में जो शुरू हुआ था, देखो ये तो संस्थापक था तो स्टार्टिंग में तो यही था। लेकिन जो 1897 में ये आंदोलन शुरू हुआ था ना, उस समय इसके ठिकाने का जागीरदार कौन था भाई? जागीरदार कौन था? किशन सिंह। तो ये भी पूछ लिया जाता है ना। इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से देखो, ये स्टार वाला देखो, सबसे लंबा किसान आंदोलन, राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन है कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। और धाकड़ जाति के किसान, सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों ने इसमें भाग लिया। तो दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं मल्टीपल टाइम्स। इसके अलावा देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नानजी और ठाकरी पटेल, नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध किससे है? बिजोलिया आंदोलन से। नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध किससे? बिजोलिया आंदोलन से। वैसे ही एक दो लोग और हैं जिनका मैंने लास्ट में करके दिया, लेकिन मैं ये आंदोलन के साथ बता देता हूँ। नानजी ठाकरे पटेल का संबंध किससे है? बिजोलिया आंदोलन से, सीधा पूछ जाता है। उसके बाद देखो, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? ये बिजोलिया आयोग से, बिजोलिया आंदोलन से। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? बिजोलिया आंदोलन से, ठीक है। सीधा याद रखना है। उसके बाद में देखो, है जो इसके अंदर दो जो कर थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर, ठीक है। एक तो चौरिकर, ठीक है। कौन सा? चौरिकर, जो पुत्री के विवाह पर लिया जाता था, पुत्री के विवाह पर, ठीक है। तो ये कब शुरुआत? 1903 में, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये चमरीकर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। किसने? कृष्ण सिंह ने। और कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार की लाग बाग, यहाँ पे मतलब लाग बाग या कर लिए जाते थे, ठीक है। कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार की लाग बाग प्रचलित थी। उसके बाद में देखो, ये तलवार बंदाई कर, ये तलवार बंदाई कर किसके समय लगाया गया था? पृथ्वी सिंह के। ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1903 में पहले चमरीकर किसने? करसन सिंह ने। उसके बाद 1900 में तलवार बंदाई कर पृथ्वी सिंह ने, ठीक है। तो ये तलवार बंदाई थी उत्तराधिकार शुल्क था, और ये पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को देख लेना आप, बिजली आंदोलन से संबंधित, ठीक है। उसके बाद में देखो, जो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद देखो भाई, विजय सिंह पथिक है तो इनका राजस्थान के आंदोलनों में एक अहम रोल है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो इनका पहले नाम क्या था? भूप सिंह था। पहले नाम क्या था? भूप सिंह, ठीक है। और इस आंदोलन को प्रताप, जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र कौन सा? प्रताप, उसके माध्यम से इसने, है ना, अखिल भारतीय यानी कि पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रचार किया, ठीक है। तो इस आंदोलन, इस अखबार के माध्यम से पूरे भारत में इस आंदोलन को फैलाया। किसने? विजय सिंह पथिक ने, ठीक है। बिजोलिया आंदोलन को पूरे देशव्यापी क्षेत्र में फैलाया। किसने फैलाया? विजय सिंह पथिक ने। और किसके माध्यम से? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। प्रताप समाचार पत्र को आगे देखेंगे, कानपुर से प्रकाशित होता था, गणेश शंकर विद्यार्थी संपादक थे। अब देखो, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, ठीक है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन? विजय सिंह पथिक। अब देखो, वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, इनसे भी जुड़े हुए थे ये। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन राजस्थान सेवा संघ से नहीं जुड़ा हुआ था, तो वहां इसका नाम आए तो ये तो जुड़े हुए थे। और वीर भारत सभा से भी, ठीक है। अब देखो, इन्होंने क्या किया, राजस्थान सेवा संघ के साथ में, है ना, राजस्थान केसरी अखबार शुरू किया। लेकिन इस पर पाबंदी लगाने के कारण फिर दोबारा इन्होंने नवीन राजस्थान नाम से अखबार शुरू किया। और इस पर दोबारा से पाबंदी लगा दी गई थी, तो फिर इन्होंने तरुण राजस्थान के नाम से अखबार शुरू किया,
अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके नीचे आ जाता है, और ऊपरमाल पंच बोर्ड। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऊपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना है ना, इन्होंने करी थी ऊपरमाल पंच बोर्ड। ये कब करी थी, 1917 में। तो स्थापना किसने करी, विजय सिंह पथिक ने। लेकिन इसका जो अध्यक्ष या सरपंच किसको बनाया, मन्नालाल पटेल को। ये वर्ड याद रख लेना, मन्नालाल पटेल, ठीक है, मन्नालाल पटेल, मन्नालाल पटेल, ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक, कब, 1917 में। और इसका सरपंच कौन था, मन्नालाल पटेल। अब देखो प्रताप जो अखबार था वो कानपुर से प्रकाशित होता था, और इसके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो पूछा जा सकता है, समाचार पत्र वाला अलग चैप्टर है, लेकिन मैंने यहाँ इसको इंक्लूड कर लिया है, जो कि पूछी जाने वाली चीजें सारी। विद्या प्रचारणी सभा देखो पूछी जाती है, विद्या प्रचारणी सभा देखो 1911 में इसकी स्थापना किसने करी थी, हरिभाई किंकर ने, ठीक है। लेकिन 1915 में विजय सिंह ने इसका दायित्व संभाल लिया। तो वहाँ ऑप्शन में दोनों ही के ही नाम आएंगे, तो ये दोनों ही इससे संबंधित है, ठीक है। दोनों तो, इनके अलावा और दूसरा देखिए पूछा जा सकता है कि कौन संबंधित नहीं है, तो ये दोनों तो संबंधित है। विद्या प्रचारणी सभा 1911 में हरिभाई किंकर ने स्थापना की थी, और 1915 में विजय सिंह पथिक ने इसका दायित्व संभाल लिया था। अब देखो नेक्स्ट, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है शेखावाटी। अब देखो शेखावाटी या सीकर का जो किसान आंदोलन है 1922 में शुरू हुआ, और रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व संभाला। किसने संभाला, रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व संभाला। अब देखो सीकर आंदोलन से एक इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता कुदन गांव की घटना। अभी कुदन गांव में क्या था, अप्रैल 1935 के अंदर गोलीबारी हुई, ठीक है। किसने करी, प्रशासन ने। तो इसके विरोध में सीकर दिवस मनाया गया। और ये सीकर दिवस कब मनाया गया था, ये देख लो, 26 मई 1935 को। सीकर दिवस कब मनाया गया था, 26 मई 1935 को। अब इसमें देखो, जो ये कुदन गांव की घटना जिसमें गोलीबारी हुई थी, उसको रामनारायण चौधरी ने, किसने, रामनारायण चौधरी ने, जो इसके नेतृत्व करता थे आंदोलन के, उसको तरुण राजस्थान जो अखबार है उसके माध्यम से आवाज उठाई। और लंदन से जो प्रकाशित होने वाला अखबार था एक डेली हेराल्ड, ठीक है। लंदन से कौन सा अखबार था, डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड। इसमें किसानों की समस्या को प्रकाशित कराया। तो इससे हुआ क्या कि ये अखबार जो लंदन से प्रकाशित होता था, तो लंदन में भी जाएगा। तो वहां गया तो इसकी ये पूरे वहां फैल गया लंदन में। कुदन गांव की घटना पूरे लंदन में प्रकाशित हो गई। तब इस पर चर्चा हुई ब्रिटिश संसद में, ठीक है। ब्रिटिश संसद जो जिसका पार्ट है हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पे इसकी चर्चा हुई। तो सीधा यही पूछा जाता है कि किस घटना या किस आंदोलन की चर्चा ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। तो यह है शेखावाटी या सीकर आंदोलन या कुदन गांव की घटना पूछा जाता है, डायरेक्ट कुदन गांव की घटना ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सीकर के अंदर ही कटरातल सम्मेलन हुआ था एक, ठीक है। इसकी डेट भी याद रख लेना भाई, 25 अप्रैल 1934, ठीक है, 25 अप्रैल 1934 को। जबकि ये घटना 1935 की है कुदन गांव की। इससे पहले कटरातल सम्मेलन 1934। इसमें क्या है, 10,000 जाट महिलाओं ने किशोरी देवी के नेतृत्व में भाग लिया, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, किशोरी देवी ने किया था। 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, किशोरी देवी ने। और ये कटरातल सम्मेलन से संबंधित है। किससे, कटरातल सम्मेलन। देखो अभी इसके अलावा शेखावाटी से रिलेटेड एक चीज और आ गई कि ये 5 ठिकाने थे जिनको पंचपाणे कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पंचपाणे में शामिल नहीं है। तो 3 दे दिए जाते हैं और एक चौथा ऑप्शन अलग दे दिया जाता है। तो आपको ये 5 याद कर लेने हैं जो कि सीधे पूछ जाते हैं। बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, 2 टुकड़ों में याद करो। बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़। बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, ठीक है। बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़। तो इस प्रकार याद कर लो इसको, हाथों हाथ पेन से कॉपी पे लिख के हाथों हाथ याद करेंगे तो हो जाएगा। और ये 4-5 पेज की नोट्स है, बस ये लास्ट क्लास होगी इसके लिए। लेकिन इस क्लास के अंदर बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक जगह करके उसको सिस्टमेटिक रूप से करना और उनको ये देखना कि प्रमाणिक है या नहीं उसकी डेट वगैरह, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, किसी भी एग्जाम के एक दिन पहले देखने के लिए जो क्लास बनाई जाती है वो ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, अगर एक दिन 2 दिन पहले अगर आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसलिए आपको सेव कर लो इस क्लास को, ठीक है। अब देखो बेंगू, बेंगू आंदोलन है। बेंगू का भी नाम आता है क्योंकि बेंगू से रिलेटेड कुछ घटनाएं जिनको पूछा जाता है। बेंगू आंदोलन, ये बेंगू कहाँ पड़ता है, पहले तो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले ये आंदोलन कब हुआ, शुरू 1921 में शुरू हुआ था। मैनाल नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए थे, ठीक है। और इसका नेतृत्व भी रामनारायण चौधरी ने किया था, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि शेखावाटी या सीकर वाला और ये बेंगू आंदोलन, इस दोनों का रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया था, ठीक है, नेतृत्व कर दिया। अब इसके अंदर दूसरे वाली जो चीजें इसमें है, गोविंदपुरा गोलीकांड, वहां पे कौन सा था, यहाँ पे था कुदन गांव की घटना या गोलीकांड, यहाँ पे है गोविंदपुरा गोलीकांड, ठीक है। गोविंदपुरा गोलीकांड है ना, ये कब हुआ था, 13 जुलाई 1923 को, 13 जुलाई 1923 को। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें शहीद कौन हुए थे, रूपाजी एम करपा जी, ठीक है। कौन शहीद हुए थे, रूपाजी एम करपा जी। जो विजय सिंह पथिक द्वारा जो झंडा गीत लिखा गया था उसको गाते हुए रूप, नहीं वो नानक बिल में हुआ था, ये तो रूपाजी एम करपा जी डायरेक्ट गोलीकांड में शहीद हो गए थे, ठीक है। वो 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गोलीकांड में रूपाजी एम करपा जी
शहीद हो गए थे। तो यहाँ पे रूपा जी करपा जी ध्यान रखना है, एक तो बेंगू में रामनारायण चौधरी, रूपा जी करपा जी। और इसका जो समझौता हुआ था किसानों और उस मतलब राजा शासक के साथ जो समझौता हुआ था, उसको बोल्शेविक समझौता नाम दे दिया था। ठीक है, तो सीधा आपसे इतना ही पूछा है कि बोल्शेविक समझौता किससे संबंधित है। बोल्शेविक समझौता और ट्रेंच आयोग, ये दोनों वर्ड याद रखो। बोल्शेविक समझौता, ट्रेंच आयोग, रूपा जी करपा जी और रामनारायण चौधरी, बेंगो आंदोलन से संबंधित बस। ठीक है, बेंगो चित्तौड़ में पड़ता है रामनारायण चौधरी, रूपा जी करपा जी। और बोल्शेविक समझौता, ट्रेंच आयोग, गोविंदपुरा गोलीकांड से रिलेटेड है ये रूपा जी करपा जी। तो ये इतना सा याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट और इधर आ जाओ, बूंदी। बूंदी, ठीक है, ये बूंदी का ही, ये बेंगू का, ये तो ये वाला बूंदी का। देखो बूंदी किसान आंदोलन 26 27 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इतना आसान नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना टाइम मिले तो। लेकिन मेन मेन चीजें ना वो तो करनी है। देखो एक तो इसका नेतृत्व किसने किया, नेनूराम शर्मा ने, ये जरूर याद करना है। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन किसने किया, नेनूराम शर्मा ने। अब इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट घटना है डाबी कांड। डाबी कांड कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923 को। इसमें क्या हुआ, इकराम हुसैन जो एक पुलिस अधिकारी था, कि इनके आदेश से गोलियां चलाई गई। ठीक है, तो पथिक द्वारा रचित झंडा गीत गाते हुए, ठीक है, झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और देवीलाल गुजर शहीद हुए। तो देखो दोनों वर्ड आ गया ना, नानक जी भील और देवीलाल तो यहाँ हुआ, रूपा जी करपा जी यहाँ पे शहीद हुए हैं। ठीक है, और बिजलिया का आंदोलन से संबंधित कौन था, नानक जी भील। ये देखो यहाँ पे नानजीएम ठाकरी पटेल, नानजीएम ठाकरी पटेल, जबकि यहाँ पे नानक जी भील और ये देवीलाल गुजर यहाँ पे शहीद हुए हैं। ठीक है, तो इनको एक बार हाईलाइट कर देते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी देखने में। शायद इस पे देखो, नानक जी भील एम देवीलाल गुजर, एक में ये हाईलाइट नहीं हो रहा है इसमें शायद। हाँ, ये अब हो गया हाईलाइट, एम देवीलाल गुजर। ठीक है, नानक जी भील एम देवीलाल गुजर, ये झंडा गीत गाते हुए, गीत विजय सिंह पथिक ने लिखा था। तो ये तीन चार जो छोटे छोटे चीजें हैं ना, ये आप हाथों हाथ याद करो, आपके हर एग्जाम में काम आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं इसके अंदर। भाई जो निमोचना अलवर, ठीक है, निमोचना जो अलवर है, ये वाला आंदोलन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निमोचना, तो इसमें सबसे पहले देखो निमोचना हत्याकांड कब हुआ था, 14 मई 1925, 14 मई 1925 को निमोचना गांव में। इसमें क्या होता, देखो यहाँ पे तो इकराम हुसैन, यहाँ पे देखो इकराम हुसैन ने के आदेश से गोलियां चलाई गई थी बूंदी आंदोलन में। और यहाँ पे इसलिए मैंने सभी फैक्ट को एक जगह इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि हाथों हाथ याद हो जाएगा। ये अब पढ़ते ही क्या जाता है कि यहाँ छज्जू सिंह ने चलाई थी। ठीक है, लेकिन ये छज्जू सिंह तो यार दूसरे में किसने चलाई थी, इकराम हुसैन ने कहाँ चलाई थी, तो ये अपने दिमाग में आता है। अपने यहाँ देखेंगे इकराम हुसैन ने डाबी कांड वाले में चलाई थी, जो बूंदी में स्थित है। और यहाँ पे निमोचना कांड 14 मई 1925 छज्जू सिंह। ठीक है, जबकि डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 इकराम हुसैन। ठीक है, झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील एम देवीलाल, जबकि यहाँ पे रूपा जी एम करपा जी। ठीक है, अब देखो ये निमोचना कांड ना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया, और दोहरी डायरसाई भी इसको कहा है। ठीक है, और तरुण राजस्थान में प्रकाशित रामनारायण चौधरी ने निमोचना हत्याकांड कहा। ठीक है, तरुण राजस्थान में जो अखबार है उसमें रामनारायण चौधरी ने प्रकाशित किया, और निमोचना हत्याकांड के नाम से इसको। ठीक है, तो यहाँ पे शासक जय सिंह के साथ अभी अलवर वाला जो आंदोलन है ना, अलवर, वो किस कारण 1923 में हो रहा था, उस समय इसका शासक जय सिंह था, और ये सूरों की समस्या के कारण हो रहा था, तो अलवर। ठीक है, सूरों की समस्या के कारण अलवर, और तत्कालिक कारण लगान वर्दी था। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ भाई, बरड़ किसान आंदोलन। ठीक है, बरड़ किसान आंदोलन से इतना ही पूछा था कि कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये बूंदी में हुआ था। ठीक है, बरड़ किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, बूंदी में हुआ था, इतना याद रख लेना। बाकी वैसे तो लुम्बा को गाँव में जो भवनलाल जुतार को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन लोगों की जो भीड़ थी उन्होंने छुड़ा लिया था, तो उससे इतना कोई नहीं। भवनलाल सुतारिया प्रज्ञा चक्षु किससे संबंधित है, बरड़ किसान आंदोलन से। ठीक है, भवनलाल सुतारिया प्रज्ञा चक्षु किससे संबंधित है, बरड़ किसान आंदोलन से, और ये बूंदी में पड़ता है, बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट चलते हैं भाई। हाँ, और ये किए जो ये निमोचना आंदोलन ना, इसमें एक महिला नेतृत्व किसने किया, सीता देवी ने। ठीक है, महिला नेतृत्व किसने किया, सीता देवी ने इसके अंदर। ठीक है, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, सीता देवी ने। कौन से में, निमोचना में, निमोचना निमोचना निमोचना। ठीक है, सीता देवी। अब उसके बाद देखो कुछ घटनाएं हैं, मतलब जहाँ पे दो दो लोग हैं जो अपन को कंफ्यूजन करते हैं, उनको मैंने यहाँ एक जगह कर दिया है। जैसे देखो भाई, नानक जी एम ठाकरी पटेल, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। रूपा जी एम जो करपा जी धाकड़ है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित, और नानक जी भील एम देवालाल गुजर वो बूंदी किसान आंदोलन से। तो आपको ये तीनों चीजें एक जगह याद हो जाएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब उसके अलावा दूसरी चीज यहाँ देखो इंपॉर्टेंट, भाई इनकी डेट पूछी जाती है। तो मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, 17 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913, अच्छे से याद रखो। उसके बाद डाबी कांड कब हुआ था भाई, 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल 1923 को। ठीक है, 2 अप्रैल 1923 को। और डाबी कहाँ पड़ता है ये भी पूछ लिया जाता है, या देख लेना, डाबी बूंदी वाले में पढ़ रहे अपन डाबी। ठीक है, डाबी बूंदी वाले में, निमोचना अलवर में है, ये तो कोई याद रह जाएगा। कटराथल सीकर में है,
कूदनवाला सीकर में है, ठीक है। तो ये इनका नाम भी पूछा जा सकता है ईजी वाले के अंदर, लेकिन इनकी डेट पूछी जाती है अधिकांश, और इनका मिलान करवाया जाता है। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913, डाबी कांड 2 अप्रैल 1923, डाबरा कांड, देखो डाबरा कांड की डेट वेट नहीं है इतना, लेकिन डाबरा कांड ना उदयपुर से संबंधित है, और इसके साथ इसलिए दिया है ताकि वहाँ पे डाबी कांड डाबरा कांड दोनों आ जाए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 को, और डाबरा कांड है ना जोधपुर से संबंधित है, जबकि डाबी कांड कहाँ से संबंधित है, डाबी बूंदी से, ठीक है, डाबी कहाँ से, बूंदी से। अब देखो नीमूचन हत्याकांड और मानगढ़ हत्याकांड, ये दोनों देखो 14 मई 1925, 17 नवंबर 1913, इनकी डेटें बहुत कंफ्यूजन करती है। और चंडावल की जो घटना है वो 28 मार्च 1942 की है, यानी कि लास्ट वाला जो आंदोलन चला था भारत का, भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास की, ठीक है, चंडावल घटना। अब देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो व्यक्तित्व है उनके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे तो यह है कि इनको किस कांड में केस इन पर चला और कौन सी जेल में डाला गया, ऐसा पूछा जाता है, इनके मिलान करवा लिया जाता है। तो देखो अर्जुनाल जो सेठी है उसको भगवंत दास हत्याकांड के संबंध में ना वेल्लूर जेल में डाला गया था। तो अर्जुन लाल सेठी वेल्लूर जेल, अर्जुन लाल इसमें भी ला रहा है, और वेल्लूर में भी वेल्लूर आ रहा है, ठीक है, अर्जुन लाल वेल्लूर। तो केसरी, ठीक है, यहाँ पे देखो केसरी आ रहा है, यहाँ पे हजारी आ रहा है, ठीक है, तो केसरी केसरी सिंह को हजारीबाग में, ठीक है, तो यहाँ पे हजारी आ रहा है। अब देखो अर्जुन लाल में ला रहा है, और वेल्लूर में भी ला रहा है, तो वेल्लूर, ठीक है। अब देखो इधर केसरी प्यारे, ठीक है, यहाँ पे रेस रिलेटेड है, यहाँ पे ना केसरी प्यारे और हजारी, ठीक है, तो इसमें री आ रहा है, इसमें भी री आ रहा है, केसरी हजारीबाग जेल में और प्यारे लाल हत्याकांड के संबंध में, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रताप सिंह सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह बनारस वाले में, ठीक है, प्रताप सिंह बनारस वाले केस में, और बरेली, ठीक है। तो प्रताप सिंह को क्या देखना, आपको यहाँ से पकड़ना है बारठ, ठीक है, प्रताप सिंह तो है ही, लेकिन प्रताप सिंह बारठ में बनारस और बरेली, क्योंकि ये केसरी सिंह बारठ वाला तो केसरी हजारी से याद हो जाएगा, और प्रताप सिंह पी बारठ लगा लो, पी बारठ में बनारस और बरेली, बनारस और बरेली, ठीक है, प्रताप सिंह पी बारठ बनारस बरेली, पी बारठ बनारस बरेली, इस टाइप से आपको याद करना होगा। आपके पास अगर और कोई बेटर तरीका हो तो आप उससे याद कर लो, लेकिन याद करना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए, कोई सोल्यूशन नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको निकाल के दे दिया ताकि आपको अलग अलग किताब में ढूंढना नहीं पड़े, आपका समय जाया नहीं हो, ठीक है। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस क्लास में बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स, है ना। विजय सिंह पथिक, देखो विजय सिंह पथिक को ना टोडगढ़ जेल में रखा गया था दुर्ग में, और ये लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है सीधा किससे ये चार ये देखिए इनसे इनका मिलान करवाया जा सकता है, या फिर चार ये देखिए इनका मिलान करवाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने करी ली होगी, क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन अब लास्ट टाइम है तो मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन जैसे भी आएंगे आ जाएंगे, आप सिर्फ नोट्स शॉर्ट नोट्स है अपने उनका बार बार रिवाइज कीजिए, जो आपने पढ़ा है ना उसको बार बार रिवाइज करो, नया कंटेंट बिल्कुल नहीं देखना है, और किसी प्रकार की मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है। पेपर सबके लिए आएगा, जैसा भी आएगा आपको सिर्फ उसको अटेम्प्ट करना है और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो जोरावर सिंह, तो जोरावर सिंह के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये पकड़े ही नहीं गए, ठीक है, इनको कभी जेल, ये जेल कभी जेल नहीं गए, और कभी पकड़े नहीं गए इसलिए जेल नहीं गए, ठीक है। तो और क्योंकि क्यों इन्होंने अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी रख लिया था, इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया, अमरदास बैरागी, याद रखना। और ये 1912 में जो हार्डिंग बम कांड था उससे संबंधित था, तो नीचे देखेंगे वो बता देंगे। और गोपाल सिंह जो खरवा थे इनको पहले टोडगढ़ जेल में रखा गया, लेकिन वहां से भाग गए थे, तो फिर इनको तिहाड़ जेल में रखा गया। तो सीधा पूछा जाता है कि किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया, तो ये गोपाल सिंह खरवा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही लिए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं ना। अब देखो कुछ कथन स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। तो देखो अर्जुन लाल जी का जो एक कथन था कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा, यहाँ पे डेश डेश दे देंगे, डेश देके और बोलेंगे कि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, तो किस संबंध में ये कथन किसका है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान होगा उसको पूर्ति करनी पड़ेगी, और वहाँ पे जो चार ऑप्शन होंगे वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कि अर्जुन लाल आएगा इसमें, ठीक है। तो अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये कथन था अर्जुन लाल शेट्टी का। अब देखो प्रताप सिंह भारत को जब जेल के अंदर अधिक जेलर ने कहा कि भाई तुम्हारी माँ रोती है तुम्हारे लिए, था ना, तो मतलब तुम जाना नहीं चाहते क्या, तो तब इन्होंने कहा कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, ताकि सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी, मेरी माता पर अमिट कलंक होगा। ये कथन किसका है, प्रताप सिंह का। तो आप सीधा सा इतना सा याद रखना है कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, ठीक है। तो माँ का डर दिखाकर प्रताप सिंह से इम्पोर्टेंट जो भी सूचनाएं गुप्त सूचनाएं पूछने का प्रयास किया, तब इन्होंने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, ठीक है।
ये कथन किसका, प्रताप सिंह का। तो दोनों कथन आप दे पढ़ लेना, बस वहाँ याद आ जाएगा आपको पढ़ते ही, नाम जरूर याद रखना अर्जुन यूनिवर्सिटी। और अब देखो जोरावर सिंह बारट, इनके बारे में पूछा जाता है, ये भी क्रांतिकारी थे और इंपॉर्टेंट इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जोरावर सिंह बारट केसरी सिंह के भाई थे और प्रताप सिंह बारट केसरी सिंह के पुत्र थे। अब देखो इन्होंने हार्डिंग बम कांड से संबंधित था, जिसमें इन्होंने क्या है, हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया। अब देखो ये कब हुआ था, 23 दिसंबर 1912 को, ठीक है, चांदनी चौक दिल्ली में, ठीक है, चांदनी चौक दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग बम कांड जोरावर सिंह, ये कभी पकड़े नहीं गए, अमर सिंह बैरागी इन्होंने अपना नाम रख लिया। अब देखो नेक्स्ट देख लो भाई, सागर मलगोपा और बाल मुकुंद बुत्सा, इनके बारे में पूछा जाता है, ये भी क्रांतिकारी है जिनमें मुख्य इनका नाम लिया जाता है। सागर मलगोपा कहाँ से संबंधित है, पहले तो यही पूछ लिया जाता है, मिलान करवा लिया जाता है, तो ये जैसलमेर से, ठीक है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा से थे जोरावर सिंह। अब देखो सागर मलगोपा कहाँ से, जैसलमेर से। अब देखो इनके साथ क्या हुआ कि इनको मिट्टी का तेल छिड़क कर जेलर गुमान सिंह ने, तो एक तो इसका नाम रखना किसना, गुलाम गुमान सिंह ने जिंदा जला दिया, ठीक है, कौन से जेल में, जैसलमेर में। जैसलमेर का जो जेल था वहाँ पे इसको इनको जिंदा जला दिया गया था, ठीक है, 4 अप्रैल 1946 को। डेट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है अभी इस एग्जाम के लिए, और बाकी बाद में आप याद कर लेना। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना रखो कि किस क्रांतिकारी को जेल में मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था, तो वो था सागर मलगोपा। जिंदा किसको जलाया गया, सागर मलगोपा को। जिंदा किसको जलाया गया, सागर मलगोपा को। और किसने जलाया, गुमान सिंह ने, जेलर गुमान सिंह ने। उसके बाद में देखो इसकी जांच करने के लिए आयोग बैठा, तो कौन सा था, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, ठीक है, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोग अपन ने वो पहले भी देखा था कि बिजोलिया से रिलेटेड आयोग और बेंगो से रिलेटेड ट्रेंच कमीशन, ठीक है, तो यहाँ पे गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बैठा था, तो ये आयोग भी आपको याद रखना अच्छे से। सागरमल गोपा से रिलेटेड गोपाल, सागरमल गोपा है ना, तो गोपा से रिलेटेड गोपाल स्वरूप पाठक, सागरमल गोपा से रिलेटेड गोपाल स्वरूप पाठक, ऐसे ट्रिक लगा लगा के आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और हम भी आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत कामयाब जरूर होगी, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी है और हमें भी। तो देखो पुस्तक, अब इनकी जो पुस्तक थी ना वो बार बार पूछी जाती है भाई, सागरमल गोपा की, ठीक है, तो ये था जैसलमेर में गुंडा राज, ठीक है, जैसलमेर में गुंडा राज। इन्होंने क्या किया, जैसलमेर शासन की आलोचना की, उसकी जो बुराइयां थी, मतलब जो समस्याएं थी शासन में, उनकी आलोचना की। तो जैसलमेर में गुंडा राज और आज़ादी के दीवाने, ठीक है, तो आज़ादी की जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे उनसे संबंधित इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा है इन्होंने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने। और एक एक किताब और थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ये तीनों ही फैक्ट देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। एक दूसरा है बाल मुकुंद बिस्सा, जिसको राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। किसको, बाल मुकुंद बिस्सा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास। तो ये जोधपुर से संबंधित थे, देखो ये वाला सागरमल गोपा जैसलमेर से, बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर से, अच्छे से याद रखना है। और ये हड़ताल के कारण आना इनकी जोधपुर जेल में मृत्यु हो गई थी और इनको जिंदा जलाया गया था। और प्रताप सिंह को भी मेरी माँ रोती है तो रोने दो, ठीक है, तो वो जेल में बंदा और वहीं अमानुषी की यातनाओं के कारण इनकी भी जेल में मृत्यु हो गई थी। अब देखो कुछ चीजें और यहाँ पे एक दो जो प्रमुख व्यक्तित्व है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, तो उनको भी अपन ने कवर किया है। मैंने सिर्फ वही लिया जो जहाँ एग्जाम के कोर एरियाज हैं उनको, क्योंकि लास्ट टाइम में वही चीज़ पढ़ी जाती है, पूरा अपन नहीं पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट जिनको याद करके ले जाना है वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट। देखो भूप सिंह, अब देखो भूप सिंह कौन था, विजय सिंह पति का ही बचपन का नाम था ये भूप सिंह, ठीक है, इसका मूल नाम क्या था, भूप सिंह। अब देखो 1915 में जब लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर विजय सिंह रख लिया, ठीक है, विजय सिंह पथिक रख लिया, पहले भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक रख लिया। अब इनका गीत कौन सा है, इनका गीत था पीड़ितों का पंछीड़ा, पीड़ितों का पंछीड़ा, ठीक है, पीड़ितों का पंछीड़ा। जबकि यहाँ पे देखो पंछीड़ा गीत किसका है, माणिक्यलाल वर्मा का, और पीड़ितों का पंछीड़ा किसका है, भूप सिंह का। ये दोनों भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पीड़ितों का पंछीड़ा भूप सिंह और पंछीड़ा, केवल पंछीड़ा माणिक्यलाल वर्मा। और इनकी जो पुस्तक है व्हाट आर इंडियन स्टेटस, व्हाट आर इंडियन स्टेटस, ठीक है, व्हाट आर इंडियन स्टेटस, ये विजय सिंह पथिक की पुस्तक है भाई। पूछा जा सकता है क्योंकि विजय सिंह का एक नाम है राजस्थान में। अब देखो माणिक्यलाल वर्मा ये विजुअल से संबंधित थे। 1938 में इन्होंने क्या किया, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो अब देखो प्रजामंडल से भी आ गया, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 में। अब देखो पंचड़ा गीत इन्होंने लिखा। अब इनकी पुस्तक एक देख लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ठीक है, कौन सी, मेवाड़ का वर्तमान शासन पूछी जाती है। देखो मैंने वही चीज किया है जो इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ठीक है। ये क्लास के बाद आप ना अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे और एग्जाम देके जब आओगे ना आप, तब भी आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। बस इस क्लास को पूरे फोकस के साथ देखिए। अब देखो मेवाड़ का वर्तमान शासक किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने। और वाट आर इंडियन स्टेटस, भूप सिंह, विजय सिंह पथिक ने। और खांडलाई आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी बिल शिक्षा के लिए, ठीक है, सागवाड़ा डूंगरपुर में। खांडलाई आश्रम किसने, माणिक्यलाल वर्मा, खांडलाई आश्रम माणिक्यलाल वर्मा। देखो एक मोतीलाल तेजावत और है, क्योंकि ये मैसे मैसे सेम नाम है ना, तो अलग अलग पढ़ते कंफ्यूजन हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो इसी कारण मैंने मोतीलाल को भी यहीं रख लिया। तो भाई मोतीलाल तेजावत देखो ये है ना, हे बालमुकुंद बिस्सा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास, यहाँ ध्यान रखो। और जबकि यहाँ मोतीलाल तेजावत है आदिवासियों का मसीहा, ठीक है, आदिवासियों का मसीहा। अब देखो इन्होंने क्या किया, मेवाड़ पुकार नाम से है ना 21 सूत्री जो एक मांग पत्र था, मेवाड़ पुकार के नाम से 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह है उनके समक्ष रखा, ठीक है। तो मेवाड़ पुकार मेवाड़ पुकार या 21 सूत्री जो मांग पत्र था वो किसने प्रस्तुत किया, मोतीलाल तेजावत ने, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत। और किसके समक्ष प्रस्तुत किया, फतेह सिंह, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि 1920 में मातृकुंडिया में, ठीक है, मातृकुंडिया में क्या किया, एक ही आंदोलन चलाया, एक ही आंदोलन। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। मोतीलाल तेजावत से एक ही आंदोलन, ठीक है, एक ही आंदोलन, मेवाड़ पुकार और आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अब उसके बाद में देखो भाई, इधर आ जाओ, हीरालाल शास्त्री को देख लेते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले राजस्थान सेवा संघ, ये दोनों दो संस्थाएं हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, लेकिन वर्धा में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1919 में वर्धा में। स्टेटमेंट दिया जाता है कि 1919 में अजमेर में हुई, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1919 में कहाँ हुई, वर्धा में हुई, लेकिन 1920 में ना अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। यदि डेट के साथ पूछता है 1919 में अजमेर तो गलत है, लेकिन डायरेक्ट पूछता है कि अजमेर में हुई या वर्धा में हुई तो सही है। लेकिन डेट के साथ पूछेगा ना 1919 में वर्धा में हुई तो फिर तो ये डेट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1919 में वर्धा में स्थापित हुई, 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखो संस्थापक कौन कौन थे, ये जरूर याद रखना, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। याद कर लो, इसको रट लो, क्योंकि वहां पूछा जाता है सीधा कि राजस्थान सेवा संबंध संघ से संबंधित कौन नहीं था, या कौन राजस्थान सेवा संघ से संबंधित नहीं था। तीनों का नाम याद रखो, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, अपने आप याद हो जाएगा, अच्छे से याद करो। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, ठीक है। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, ठीक है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो संस्था है वो ये और है, राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना 1918 में दिल्ली में हुई थी, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, 1918 में दिल्ली में। 1918 याद रखना, क्योंकि इसकी स्थापना का डेट पूछा जाता है 1918। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 दिल्ली में, और इसका मुख्यालय कानपुर में था, मुख्यालय कहाँ था, कानपुर में, ठीक है। और इससे संबंधित इसके संस्थापक कौन कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। विजय सिंह पथिक, तो विजय सिंह पथिक तो या भी आ रहा है या भी आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है, इसलिए विजय सिंह पथिक का अधिकांश का नाम आता है, इंपॉर्टेंट है। रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे चांदकरण शारदा और गणेश शंकर विद्यार्थी, ये दो याद रखने भाई, ये तो ये दोनों में है, ये दोनों यहाँ पे रखना है, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, और शारदा चांदकरण शारदा और गणेश शंकर विद्यार्थी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ भाई, हीरालाल शास्त्री को देख लो, क्योंकि हीरालाल शास्त्री का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे ये, ठीक है। जब इन्होंने जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है वो 17 सितंबर 1942 को हुआ था, ठीक है। तब प्रजामंडल की तरफ से तो इन्होंने और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था। किस किस के मध्य, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, ठीक है। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। कब हुआ था, 17 सितंबर 1942, 17 सितंबर 1942, 17 सितंबर 1942। और फिर क्या इसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो दूसरी चीज, देखो भाई हीरालाल शास्त्री जी की 1929 में इन्होंने क्या किया कि जीवन कुटीर संस्था की स्थापना करी 6 अक्टूबर 1935 को, है ना। इसका नाम शांताबाई कुटीर रख दिया, ठीक है। पहले जीवन कुटीर की संस्था की स्थापना कब करी, 1929 में, और 6 अक्टूबर 1935 को इसका नाम है ना शांताबाई कुटीर रख दिया। और इसका जो वर्तमान में नाम है वो है वनस्थली विद्यापीठ, जो कि निवाई टोंक में स्थित है, ठीक है, टोंक जिले में निवाई तहसील में स्थित है, ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ। तो ये चीज याद रखनी, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री। अब उसके बाद देखो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाने के चांस है जब बहुत ज्यादा, इनका जो प्रसिद्ध गीत किस पढ़ले प्रतीक्षा नमोनमा, तो वहां सीधा पूछा जाता है कि पढ़ले प्रतीक्षा नमोनमा किससे संबंधित है, तो ये इन या इसके जो मतलब रचिता कौन है, तो ये हीरालाल शास्त्री, ठीक है। तो पढ़ले प्रतीक्षा नमोनमा इनका जो प्रसिद्ध गीत है। और देखो जीवन कुटीर की स्थापना करी थी इन्होंने यहाँ पे, और इन्होंने जीवन कुटीर के गीत भी लिखे, ठीक है। जीवन कुटीर की स्थापना और जीवन कुटीर के गीत भी लिखे, तो ये भी है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। पहले प्रतीक्षा नमोनमा अलग है और जीवन कुटीर के गीत अलग अलग, तो ये भी इन्होंने लिखे, ठीक है। लेकिन ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है, पहले प्रतीक्षा नमोनमा। बाकी जीवन कुटीर के नाम से आप याद रख लेना, जीवन कुटीर संस्था और जीवन कुटीर के गीत। उसके बाद में जो इनकी आत्मकथा है ना वो इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ठीक है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी आत्मकथा है, हीरालाल शास्त्री की। नेक्स्ट देखो भाई, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय
जो अब हरिभाऊ उपाध्याय नाम क्यों लिया है, क्योंकि हीरालाल शास्त्री का जैसा ही मिलता जुलता नाम रहता है और अपने दिमाग में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हरिभाऊ उपाध्याय था, हीरालाल शास्त्री था, दोनों नाम एक जगह दे दिए जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों को हाथों हाथ याद करना है आपको और एक ही जगह करना ताकि आपके कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो ये पहली बात तो ये देखो, हीरालाल शास्त्री जयपुर से संबंधित थे और हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर से संबंधित थे। और इनसे ज्यादा संबंधित क्या पूछा था सबसे ज्यादा, इनका समाचार पत्र था त्यागभूमि और कर्मभूमि। ठीक है, त्यागभूमि और कर्मभूमि, त्यागभूमि और कर्मभूमि किससे, हरिभाऊ उपाध्याय से संबंधित था, हरिभाऊ उपाध्याय से। ठीक है, कौन, त्यागभूमि कर्मभूमि। उसके अलावा देखो हटुंडी जो अजमेर में पड़ता है, वहाँ पे महिला शिक्षा सदन की स्थापना करी इन्होंने। ठीक है, हटुंडी में महिला शिक्षा सदन, जबकि इन्होंने शांताबाई कुटीर या जीवन कुटीर की स्थापना करी थी। ठीक है, जबकि इन्होंने महिला शिक्षा सदन की स्थापना करी थी, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, हरिभाऊ उपाध्याय ने ना मुकुट बिहारी लाल को राजस्थान का चित्तरंजन दास कहा। मुकुट बिहारी लाल को क्या कहा, राजस्थान का चित्तरंजन दास। अब वहां पे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का चित्तरंजन दास किसको कहा, तो ऑप्शन में आएगा हरिभाऊ उपाध्याय और हीरालाल शास्त्री। तो वहीं अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं, और ऑप्शन तो दूर की बात है, ये दोनों कंफ्यूजन करते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारे जो एग्जाम्स है उनके पेपरों का अध्ययन करने के बाद में ना जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको कवर करे हैं यहाँ पे। आप देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ याद करना है, विश्वास करके आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं है, बस याद करते चलो। ठीक है, तो चित्तरंजन दास किसने कहा, हरिभाऊ उपाध्याय ने। अब नेक्स्ट देखो, अजमेर त्यागभूमि कर्मभूमि, महिला शिक्षा सदन हटुंडी और चित्तरंजन दास कहा। नेक्स्ट देखो भाई, अब देखो बहुत सी बार यूं एक बार जयनारायण व्यास जी को पढ़ लेते हैं इधर। ठीक है, जयनारायण व्यास, क्योंकि जयनारायण व्यास और जमनालाल बजाज, ठीक है, इनका नाम भी जय जैसे है ना, तो ये भी कंफ्यूजन करते हैं कि जयनारायण व्यास और जमनालाल बजाज, तो इसलिए इनको भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देखो जयनारायण व्यास कहाँ से संबंधित है, मारवाड़ जोधपुर से। ठीक है, जयनारायण व्यास कहाँ से संबंधित है, मारवाड़ जोधपुर। तो इनकी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि इनकी पुस्तकें पूछी जाती है भाई सबसे ज्यादा। तो इनकी पुस्तक थी पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। लेकिन मारवाड़ का शासन अभी देखा था अपन ने, बुक्स ने लिखा था मारवाड़ का शासन, वो आपको देखना भी है ना, कमेंट करना। और ये पोपाबाई की पोल और यहाँ पे मारवाड़ की अवस्था। ठीक है, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था है। अब इसके अलावा देखो राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी हुए। ठीक है, एकमात्र केवल यही है जो मनोनीत भी और निर्वाचित भी होते, ये याद रखना। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब देखो ये मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है ना, इसमें भी ट्विस्ट आता है बहुत सी जगह, क्योंकि इसमें बहुत सी बार चांदकरण सारदा को बताया जाता है और बहुत सी बार जयनारायण व्यास जी को बताया जाता है। अब देखो इसमें क्या है, इसको समझ लो एक बार यहाँ ध्यान से समझना। सिर्फ मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में ना चांदकरण सारदा ने कर दी थी। ठीक है, कर दी थी 1918 में, लेकिन ये क्या निष्क्रिय हो गया, चल ही नहीं पाया, फेल हो गया बीच में। फिर 1920 में व्यास जी ने क्या किया, दूसरा संगठन बनाया मारवाड़ सेवा संघ के नाम से। क्या किया, मारवाड़ सेवा संघ के नाम से दूसरा संगठन बना लिया, लेकिन ये भी नहीं चला, ये भी क्या निष्क्रिय हो गया। तो फिर 1921 में जयनारायण व्यास जी ने वापस से क्या किया, जो मारवाड़ हितकारिणी समाज सभा थी जो यहाँ निष्क्रिय हो गई थी ना, उसको पुनर्जीवित किया। इसलिए दोनों का नाम आता है इसमें। भाई मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी, तो पहला तो ये आएगा चांदकर्ण सारदा। ठीक है, लेकिन जब चांदकर्ण सारदा नहीं होगा तब व्यास जी का नाम आएगा। ठीक है, एक तो ये, और या फिर एक ईयर के हिसाब से पूछ लिया जाए कि 1918 में किसने करी थी, तो चांदकर्ण सारदा आएगा, और 1921 में किसने करी थी, तो जयनारायण जी व्यास आएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका ट्विस्ट क्या है। इसको बहुत ही रिसर्च के बाद में मैंने देखा, मैं खुद पहले कंफ्यूजन होता था कि इसके अंदर कौन किसने इसकी स्थापना करी है ना, तो अब समझ गए होंगे आप। अब देखो नेक्स्ट देखो भाई, जो जयनारायण जी व्यास हैं उनके बारे में भी इंपॉर्टेंट देखो, उनके जो समाचार पत्र कौन कौन से थे। पीप समाचार पत्र था, इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली से 1927 में, और ये पाक्षिक था, यानी कि 15 दिन की एक पत्रिका के रूप में था। पाक्षिक ऐसे मान के चलो आप, पीप। ठीक है, पीप पत्रिका है, समाचार पत्र जो भी है पाक्षिक था ये, लेकिन ठीक है 15 दिन में प्रकाशित होता था, 15 दिन की 15 दिन, पाक्षिक है ना। तो पीप जयनारायण व्यास से संबंधित है पीप। ठीक है, दिल्ली 1927, लेकिन डेट और ये इतना याद हो या नहीं हो, लेकिन पीप संबंधित जरूर रखना कि पीप किससे संबंधित है, जयनारायण व्यास जी से। पीप तरुण राजस्थान भी जयनारायण व्यास जी से संबंधित, तरुण राजस्थान। ठीक है, तरुण राजस्थान भी, और ये ब्यावर से 1927 में प्रकाशित, तो ये दोनों 1927 में होते थे। 1927 में तो दिल्ली से तो पीप होता था और ब्यावर से तरुण राजस्थान होता था। ठीक है, जयनारायण व्यास जी के दो अखबार देखो भाई, 1927 में दो होते थे, दिल्ली से तो पीप और ब्यावर से तरुण राजस्थान। दिल्ली से पीप, ब्यावर से तरुण राजस्थान, हो गया याद। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट वाला देखो, आगी बाण। देखो आगी बाण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राजस्थानी भाषा में जो छपता था ना, राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला राजनीतिक अखबार था, जिसमें राजनीतिक यश, क्रांति, ये आंदोलन, इससे संबंधित जो सूचनाएं आती थी ना,
वो पहला अखबार था राजस्थान का, यानी कि राजस्थानी भाषा में आने वाला प्रथम राजनीतिक अखबार था, ठीक है, आगे बाण। और ये कहाँ से छपता था, ये बहुत सी बार पूछा है, ब्यावर से छपता था। कहाँ से, ब्यावर से। और 1937 में इसकी शुरुआत है। उसके बाद देखो अखंड भारत भी अखबार था, ये बम्बई से आता था, और ये दैनिक था, 1936 में शुरू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इनको याद कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है ये इनके फैक्ट। इनसे क्या है, चार चार पांच पांच स्टेटमेंट बना करके एक एक बंदे से एक एक सवाल बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जय नारायण व्यास जी, इधर से हीरालाल जी शास्त्री। अब उसके बाद आ जाओ, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इजी है। देखो लास्ट 4 पेज हो चुके हैं, अब बस 1 पेज और है, तो आप परेशान मत हो, बस अभी 10-5 मिनट में खत्म कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप फ्री हो, आप इनका रिवीजन करते रहना और अपनी तैयारी मस्त रखना। राजस्थान का देखो, अभी यहाँ पे देखो राजस्थान का, और मैंने यहाँ पे डेट खाली छोड़ा है, इसका मतलब है कि राजस्थान का गांधी कौन होगा, गोकुल भाई भट्ट होगा। राजस्थान का सी आर दास कौन होगा, राजस्थान का सी आर दास कौन होगा, मुकुट बिहारी भार्गव। कौन होगा, मुकुट बिहारी भार्गव, ठीक है। और ये किसने कहा था, जय नारायण व्यास जी ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, जय नारायण व्यास जी ने कहा था कि राजस्थान का सी आर दास मुकुट बिहारी भार्गव को, ठीक है। तो उसके बाद में राजस्थान का द्रोणाचार्य करणी सिंह, राजस्थान का द्रोणाचार्य कौन होगा, करणी। तो देखो यहाँ पे द्रोणाचार्य, राजस्थान का द्रोणाचार्य करणी सिंह को कहा जाता है। राजस्थान जो वाटरमैन है वो राजेंद्र सिंह को। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये देखना, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट है, और सी आर दास मुकुट बिहारी भार्गव को कहा जाता है, जो कि जय नारायण व्यास ने कहा था। लेकिन ये कबीर, राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है, दादू दयाल जी को, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है, वो पूछा जाएगा एग्जाम में, मुणुत नैण सिंह को, ठीक है, मुणुत नैण सिंह को। और ये किसने कहा था, ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था भाई, किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। और इधर जय नारायण व्यास ने कहा था मुकुट बिहारी भार्गव को, सी आर दास। और अबुल फजल मोहम्मद नैन को किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने। अब देखो लो पुरुष देख लो भाई, लो पुरुष कौन है, दामोदर लाल व्यास। लेकिन भारत का कौन है लो पुरुष, वल्लभ भाई पटेल। लेकिन राजस्थान का लो पुरुष कौन है, दामोदर लाल व्यास। और राजस्थान की जलपरी किसको कहा जाता है, रीमा दत्त को, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्त को। अब ये हो गया राजस्थान के जो उपनाम के नाम से दिए गए हैं इनको उपाधियां, वो। अभी इसके अलावा देखो भाई इंपॉर्टेंट, गांधी, देखो गांधी में आ जाओ। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी कौन है, भोगीलाल पंड्या। और चिड़ावा का गांधी कौन है भाई, प्यारेलाल गुप्ता। और प्यारेलाल जो गुप्ता है ना, उनका संबंध है अमर सेवा समिति की स्थापना करी थी इन्होंने 1922 में। और यही पूछा जाता है, ठीक है। चिड़ावा का गांधी नहीं पूछा जाएगा, कहा जाता है, लेकिन पूछा नहीं जाता एग्जाम में। एग्जाम में वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या पूछा जाता है, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट पूछा जाता है। अमर सेवा समिति 1922 में चिड़ावा में स्थापित करी थी प्यारेलाल गुप्ता ने, ये पूछा जाता है, ठीक है। प्यारेलाल गुप्ता, अमर सेवा समिति 1922, प्यारेलाल गुप्ता, अमर सेवा समिति 1922, याद कर लो। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये रहे भाई। शंकरदान सामोर, ठीक है, शंकरदान सामोर है ना, इनसे ये एक कथन है इनका, जो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग कहा, ठीक है। अंग्रेजों को क्या कहा, मुलकरा मीठा ठग। तो एग्जाम में पूछा था कि अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग किसने कहा, मुलकरा मीठा ठग, यानी कि देश के मीठे ठग। मुल्क का मतलब देश होता है, तो देशरा मीठा ठग किसने कहा, तो ये कहा था शंकरदान सामोर ने। बस ये इतना याद रखना है। और ये सुजानगढ़ के थे, शंकरदान सामोर सुजानगढ़। अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग, ठीक, मुलकरा मीठा ठग शंकरदान सामोर, मुलकरा मीठा ठग शंकरदान सामोर। उसके बाद सिद्धराज डड्डा, देखो ये गांधीवादी विचारधारा वाले नेता थे, और ये जयपुर से संबंधित है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता के नाम से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है सिद्धराज डड्डा को। ये पिछली बार अभी कुछ ही दिनों पहले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप गांधीवादी विचारधारा वाले नेता थे सिद्धराज डड्डा, बस इतना याद रखना है। उसके बाद देखो शंकरदान सामोर को अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग कहा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, पूछा जाएगा। उसके बाद में खांडलाई आश्रम, ये खांडलाई आश्रम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सागवाड़ा डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर में जगह है सागवाड़ा, वहाँ पे स्थित है खांडलाई आश्रम। और इसकी स्थापना 1934 में किसने करी थी, माणिक्यलाल वर्मा ने। 1934 में किसने करी थी, माणिक्यलाल वर्मा ने। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिलने की संभावना है, ठीक है। बाकी तो फिर पेपर आने पे पता चलेगा, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे, और आपको फुल कॉन्फिडेंट रहना है, बस अच्छे से याद करके जाना। अब देखो नेक्स्ट, अब लास्ट में देखते हैं महिलाओं से संबंधित भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, मिलान वाला आ जाए या फिर स्टेटमेंट वाला आ जाए, या सीधे सीधे 4 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। तो देखो प्रमुख महिलाएं थी क्रांतिकारी राजस्थान आंदोलन से संबंधित, उनके बारे में। तो इनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज मैनर में सेट किया है, जिससे कि आपका एक महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप इसे इतना सा 1 पेज कर लेते हैं ना, तो गलत नहीं होगा आपका। बस आप इतना सा देखो, ये नारायणी देवी, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। ये इतना बस सिर्फ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ हल्का से याद रखना। लेकिन इतना पूछा जाएगा कि भीलवाड़ा में जो महिला आश्रम की स्थापना 1944 में किसने करी थी, भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी ने, ठीक है। और इन्होंने बिजोली आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों में भाग लिया, किसमें, बिजोली आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में, ये पूछा जाता है, ठीक है। बिजोली आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना करी नारायणी देवी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ भाई रमा देवी। इन्होंने क्या था, लादूराम जोशी से पुनर्विवाह किया था, ठीक है।
इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने तो बिजोलिया और भारत छोड़ो में, और इन्होंने बिजोलिया और सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, इसलिए इन दोनों को पास पास कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। तो बिजोलिया और भारत छोड़ो, भारत छोड़ो में नारायणी, और बिजोलिया सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा में रमा देवी, और ये गिरफ्तार भी हुई, ठीक है, इस आंदोलन में, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया तब गिरफ्तार हुई थी। उसके बाद अंजना देवी जी आ जाओ, ये रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, और ये सीकर में, ठीक है, कहाँ से संबंधित, सीकर से, ये पूछा जाता है, ये मिलान वाले लास्ट में पूछा जाता है कि ये कहाँ से संबंधित है, सीकर से, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, बिजोली आंदोलन में भाग लिया और बेंगो आंदोलन में भाग लिया, ठीक है, और महिलाओं का नेतृत्व भी किया, भाग ही नहीं दिया, महिलाओं का नेतृत्व भी किया, ठीक है। और इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पूछा जाता है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, ठीक है, अंजना देवी चौधरी, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला अंजना देवी चौधरी, ठीक है। और बिजोलिया बेंगो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया, जबकि बिजोलिया बिजोलिया ये तीनों, यानी कि बिजोलिया में तो तीनों ने ले ही रही है, ये नारायणी, रमा देवी, अंजना, बिजोलिया में तो ले ही रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो भारत छोड़ो में नारायणी, और सविनय अवज्ञा में रमा देवी, और इधर बेंगो आंदोलन में अंजना देवी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो किशोरी देवी को, देखो भाई किशोरी देवी जी के बारे में क्या पूछा था, किशोरी देवी हरलाल खर्रा की पत्नी थी, ठीक है। अब उसके बाद सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है ना। अब देखो यहाँ इनके लिए इंपॉर्टेंट है कटरा थल सम्मेलन, जो कि सीकर में हुआ था, कटरा थल सम्मेलन, ठीक है। इसकी डेट याद रख लेना, मिलान करवाया जाता है, कटरा थल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934, कटरा थल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934, ठीक है। तो उसमें क्या किया, किशोरी देवी जी ने 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किया, कटरा थल सम्मेलन में 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किया, 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किया कटराथल सम्मेलन में। और ये कटराथल सम्मेलन कहाँ है, सीकर में, किशोरी देवी सीकर। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब तो देखो इन यहाँ तक के आपने ऊपर से कर लिए होंगे। अब देखो यहाँ से अलग देखो, जानकी देवी रतन शास्त्री को एक साथ पढ़ेंगे, जानकी देवी रतन शास्त्री, क्योंकि ये दोनों जयपुर से संबंधित है, रतन शास्त्री जानकी देवी। अब देखो इन्होंने क्या किया, जानकी देवी और रतन शास्त्री है ना, इनके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखेंगे जानकी देवी बजाज है ना, तो जमनालाल बजाज की पत्नी थी और जयपुर से संबंधित। इन्होंने क्या किया, नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, उसके दौरान 6 माह का कारावास हुआ। तो नमक सत्याग्रह में किसने भाग लिया, जानकी देवी बजाज ने। और 1944 में ना जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष भी रही, ठीक है, 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष भी रही। तो जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड ये दोनों महिलाएं, और जयपुर से हैं रतन शास्त्री, जानकी देवी, इसलिए इन दोनों को एक जगह कर दिया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था, ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित तो दोनों है ही, और जयपुर से रिलेटेड भी है। तो इसमें देखो, इसमें तो ये तो शांताबाई कुटीर देख लो, हीरालाल शास्त्री की जो है वो शांताबाई कुटीर, रतन शास्त्री, और जानकी देवी है वो नमक सत्याग्रह, जानकी देवी नमक सत्याग्रह, जानकी देवी नमक सत्याग्रह, 6 महीनों का कारावास हुआ। और रतन शास्त्री शांताबाई शिक्षा कुटीर, वनस्थली है ना, इसका बाद में नाम, अभी प्रेजेंट में जो नाम है इसका वनस्थली विद्यापीठ है, जो कि निवाई में है। तो इसकी स्थापना करी थी इन्होंने इनके साथ मिलकर के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे शांता देवी त्रिवेदी। अब इनके बारे में क्या है, इनके बारे में ये उदयपुर से रिलेटेड है, तो ये देखो उदयपुर से, उदयपुर में क्या किया, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना करी, किसकी, राजस्थान महिला परिषद, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने, शांता त्रिवेदी ने। और इनका एक कथन है, इनका कथन है, वो पूछा जाता है, बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक जो स्वतंत्रता है ना उसका कोई अर्थ नहीं है, बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये इनका कथन है। और उदयपुर से संबंधित शांता देवी त्रिवेदी, उदयपुर महिला परिषद की स्थापना, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना। कालीबाई भील, इसको सब जानते हैं, जो डूंगरपुर के रास्तापाल गांव की थी, और रास्तापाल गांव में इनका स्मारक भी बना हुआ है, ठीक है। कालीबाई भील कहाँ की थी, डूंगरपुर के रास्तापाल गांव की, और यहाँ पे इनका स्मारक भी बना हुआ है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है भाई, ये है ना, अपने पाठशाला के जो शिक्षक थे नाना भाई खाट और सेंगा भाई, इनको जो अंग्रेज पकड़ के ले जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे इन्होंने उनको बचाने की कोशिश में अपने हंसिए से उनकी रस्सी काट दी, उनको घींच के ले जा रहे थे। तो उस टाइम, और मतलब ना तब अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और वहाँ ये शहीद हो गई थी। तो ठीक है, तो अपने गुरुजी, अपने शिक्षक नाना भाई खाट और सिंगा भाई को अंग्रेजों से बचाते हुए शहीद हो गई थी, ठीक है, कालीबाई भील, रास्तापाल डूंगरपुर। तो ये इनके बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और इसके बाद में एक लास्ट महिला है, ये इनके बारे में बताना, वही कमला बेनीवाल, ठीक है। तो ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री और महिला उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री, ठीक है, महिला मंत्री एवं महिला उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, कौन, कमला बेनीवाल, इतना सा जरूर याद कर लेना। और इसके अलावा जो मिलान करवाया जाता है क्षेत्र से, वो इस प्रकार करवाया जाता है कि नगेंद्र बालाचरण कहाँ से रिलेटेड है, तो इधर डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, इधर नाम, तो आप इनको सीधा याद रखो, नगेंद्र बालार कुसुम गुप्ता कोटा से, नगेंद्र बालार कुसुम गुप्ता कोटा से। लक्ष्मी बीकानेर, सावित्री जोधपुर, भगवती उदयपुर, ठीक है, लक्ष्मी लक्ष्मी बीकानेर, सावित्री जोधपुर, भगवती उदयपुर। उसके बाद में सुशीला है वो अलवर भरतपुर, ठीक है, सुशीला है अलवर भरतपुर, सावित्री जोधपुर, सावित्री देवी भाटी है ना, भाटी तो जोधपुर से, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से, भगवती देवी उदयपुर से, और कुसुम गुप्ता कोटा से, नगेंद्र बाला कोटा से। तो यहाँ तक हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कवर कर लिए हैं। ये लास्ट क्लास है लेब असिस्टेंट के लिए। अब लेब असिस्टेंट वालों से निवेदन है, ठीक है, कि जितना भी पढ़ा है रिवाइज करो,
ठीक है। अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, ठीक है। और अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना, एडमिट कार्ड, उसके निर्देश पढ़ लेना, ठीक है। और एग्जाम में जाने की अपनी व्यवस्था भी कर लेना, कहाँ पे सेंटर आया है, कैसे जाना है, ताकि टेंशन वेंशन कुछ लेनी नहीं है। और एक दिन पहले, अगर ज़्यादा दूर है तो एक दिन पहले पहुंच जाना, वरना सुबह टाइम से जाना, 1 डेढ़ घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना। यही लेब स्टैंड के लिए लास्ट क्लास रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जब आप लेब की एग्जाम, लेब का पेपर सोल्व कराएंगे वो आपको सीधा। जय हिंद। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना एग्जाम से पहले, ताकि उनको भी फायदा हो जाए, है ना।